अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइन जुबान एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर व्यूवर्स, हम इस वीलॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस खामन के फाइनेंशियल स्टेटस की बुनियाद पर तब्दील हो सकते हैं। इस मौजू के रिलेटेड हम इसके पैरामीटर्स पर बात करेंगे। सेक्शंस 17 दी फैमिली कोड एक्ट 1964 को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम लैंडमार्क रेलिवेंट केस लॉज को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके पैरामीटर्स पर बात कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो पावर ऑफ रिव्यू है लेजिस्लेचर ही प्रोवाइड करता है। जब किसी एक्ट में पावर ऑफ रिव्यू ना दी गई हो तो कोर्ट अज खुद पावर ऑफ रिव्यू इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि ये पावर इन एक्टमेंट के ज़रिए ही दी जा सकती है। लेकिन फिर भी चंद एक हर एक्ट के अंदर रहते हुए जब कोई कोर्ट प्रोसीड कर रही होती है तो कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहां पावर ऑफ रिव्यू इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब फैमिली कोर्ट एक्ट में प्रोसीडिंग के दौरान इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस फिक्स करने के लिए ये ज़रूरी है कि फैमिली कोर्ट एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल फर्स्ट हेयरिंग पर जब डिफेंडेंट अदालत में हाज़िर होता है तो इसी दौरान फैमिली कोर्ट इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस फिक्स कर सकती है। लेकिन जब डिफेंडेंट अपना जवाब दावा दाखिल करता है और इसके साथ अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो इसकी फाइनेंशियल स्टेटस को ज़ाहिर करते हैं वो दाखिल करता है, तो इन हालात में अगर फैमिली कोर्ट ये समझती है जो इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस अदालत की जानब से फ़िक्स किया जा चुका है वो डिपेंडेंट के फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक ज़्यादा है, तो वो इसको रिवाइज़ कर सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो फैमिली कोर्ट एक्ट बेसिकली औरतों के हकूक़ और बच्चों के हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इंटरम जो असेसमेंट होती है वहाँ पर डिपेंडेंट का जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो तो आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हतमी मरहले पर पहुँच कर ही अदालत को पता चलता है कि कितना मेंटेनेंस अलाउंस फिक्स होना चाहिए। लेकिन एक इंटरम असेसमेंट करते वक्त जब डिपेंडेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स सामने आ जाते हैं और कोर्ट ने पहले इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस फिक्स किया है, अगर वो ज़्यादा है तो वो इसको रिवाइज़ कर सकती है। ये जो असेसमेंट होगी अदालत की ये इन स्ट्रिक्टो सेंसो पावर ऑफ रिवीजन नहीं होगी और ना ही ये कोर्ट कह सकती है जो पहले ऑर्डर किया जा चुका है इस ऑर्डर के होते हुए अब प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा और अब दोबारा ऑर्डर ही नहीं हो सकता। अब हम स्टडी करते हैं सेक्शन 17A दी फैमिली कोड एक्ट 1964 को। मेंटेनेंस के केस में फैमिली कोर्ट डिपेंडेंट की फर्स्ट हेयरिंग की तारीख पर बीवी या बच्चे के लिए माहाना इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस तय करेगी और डिफेंडेंट हर महीने की 14 तारीख तक मेंटेनेंस अदा करने में नाकाम रहता है तो डिफेंडेंट मुद्दा अलग को रोक दिया जाएगा और फैमिली कोर्ट मुकदमे के रिकॉर्ड में मौजूद मदई और दीगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक की बुनियाद पर मेंटेनेंस के मुकदमे का फैसला करेगी। डियर व्यूवर्स, अपने इस टॉपिक को अब हम मुख्तलिफ केस लाज की नज़र से देखते हैं। ये केस ला है 2019 YLR 2153 आसिम अली वर्सेस हिरा आसिम एंड अदर्स। इसमें ये होल्ड किया गया था कि ये सब कुछ इससे पहले होता है कि सबूत रिकॉर्ड किए जाएं, हत्ता कि फ्रीकीन को इनके दावे के मेरिट पर सुना जाए और इस तरह के डिटर्मिनेशन का हतमी नतीजा पर बैंडिंग इफेक्ट नहीं हो सकता और ना ही शवाहिद को रिकॉर्ड करने और जांचने के बाद किसी फैसले की पेशीन गोई की जा सकती है और इसके लिए ऐसे ऑर्डर के सिलसिले में अदालती असेसमेंट को गलत समझा जाएगा। फौरी केस में अदालत की तरफ से गैर कानूनी हुक्म को मंजूर करते हुए आर्जी असेसमेंट किया गया था जो अदालत को सबूत के रिकॉर्ड पर आने के बाद मुनासिब हुक्म देने के लिए अपने दायरा इख्तियार से महरूम नहीं करेगा। दरख्वास्त गुजार अपने डिफेंस की हमायत में मुतलका मवाद लाने पर नाबालगों की मेंटेनेंस के सिलसिले में एक मुनासिब हुक्म के लिए दरख्वास्त दे सकता है जिसका इतलाक़ करने की सूरत में लंदन जज फैमिली कोर्ट के ज़रिए कानून के मुताबिक खातर ख्वाह इंसाफ करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। एक और केस ला है 2021 CLC 1300 खुर्म शहजाद वर्सेस नसीम अख्तर एंड टू अदर्स। इसमें यह होल्ड किया गया था कि दरख्वास्त गुजार मुद्दा अलय ने तहरीरी बयान में इस दावे के साथ अमेंडमेंट की दरख्वास्त दायर की है कि वो अब्रोड में है और इसने एक खसूसी अटारनी मुकर्रर किया जो मुद्दियान से भी क्लोज रिलेशन रखता था और वो मुद्दई के साथ मिलकर इस हकीकत का जिक्र करने में नाकाम रहा कि मुद्दई नंबर 1 को मुद्दा अलय ने 3/9/2018 को तलाक दी थी और इस तरह वो मेंटेनेंस का दावा करने की हकदार नहीं थी। तलाकनामा की कापी रिकॉर्ड पर मौजूद है और इस हकीकत का भी इतराफ़ किया गया है कि मुद्दई नंबर 1 ने सिविल कोर्ट सरगोदा में
طلاق نامہ کی درستگی کو چیلنج کرتے ہوئے مقدمہ دائر کیا ہے۔ لنڈن فیملی کورٹ درخواست گزار مدعا علیہ کی طرف سے مدعی نمبر 1 کی مینٹیننس کے لیے کوئی حکم دینے سے پہلے ریٹن سٹیٹمنٹ میں امینڈمنٹ کے لیے پیش کی گئی درخواست کا بھی فیصلہ کرے گی، کیونکہ مدعا علیہ درخواست گزار کی طرف سے اٹھائی گئی درخواست کی وجہ سے کہ 2018 میں طلاق ہو چکی ہے، وہ درخواست گزار کی بیوی نہیں ہے، اس لیے مینٹیننس کا دعویٰ کرنے کی حقدار نہیں ہے۔ تاہم انٹرم مینٹیننس بھی فریقین کو سننے اور درخواست گزار اور والد کے فائنینشیل سٹیٹس پر غور کرنے کے بعد فکس کی جائے گی، جو لنڈن فیملی کورٹ کے ذریعے طے شدہ انٹرم مینٹیننس باقاعدگی سے ادا کرے گا۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔